A very good morning, Jai Hind to all of you. My name is Himanshu Singh and I welcome all of you again on my channel Dreamers IAS PCS. And now we are here with a very hot topic 130th Constitutional Amendment Bill 2025. Basically, we can see there is lot of noise by opposition टू अपोज दिस बिल. इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है अपोजिशन पार्टी द्वारा और अभी रिसेंटली 20 अगस्त को हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह बिल पेश किया गया और इस बिल को पेश करने के बाद यह बिल अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिकमेंडेशन के लिए या कुछ बदलाव के लिए या कुछ उनकी राय जानने के लिए स्क्रूटनी के लिए बेसिकली उसे भेजा गया है. और मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त से मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बीच में कुछ गैप दिया गया है. तो इसके आगे की अगर हम लोग बात करते हैं मेनली कि ये इतना न्यूज़ में क्यों है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज 2023 में एक मिनिस्टर थे तमिलनाडु गवर्नमेंट में जिनका नाम था एस बालाजी. तो ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर थे एस बालाजी साहब, बेसिकली इनके ऊपर नौकरी के बदले रुपए लेने का आरोप लगा था. मनी फॉर जॉब का केस इनके अगेंस्ट बुक हुआ था और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्हें डिटेन किया था. और उसके बाद वहां के गवर्नर ने, तमिलनाडु के गवर्नर ने, श्री RN रवि साहब ने इन्हें इनके पोस्ट से हटा दिया था यूजिंग आर्टिकल 164 द पावर्स ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि कुछ दिन बाद इनकी बेल होती है और फिर से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर MK स्टैलिन साहब इन्हें फिर से रीअपॉइंट कर देते हैं. लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आता है और सुप्रीम कोर्ट फिर से इन्हें इनकी पोस्ट से हटा देता है. उसके बाद से ही या कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हुए ही इस बिल को देखा जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में है. और मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा आपके सामने कि अपोजिशन ने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और ड्रैकोनियन कहा है. मतलब यह बिल पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, संविधान का उल्लंघन कहा है. इसमें किसी भी तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का हनन कहकर अपोजिशन ने इस बिल का विरोध किया है. तो आइए हम देखते हैं बेसिकली ये बिल है क्या, इस बिल से क्या क्या होगा और इस बिल के फीचर्स क्या हैं. आइए देखते हैं. तो हम अगर देखें तो मेनली इस बिल में हो क्या रहा है, इस बिल से पावर मिल रही है कि प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को या और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, उन्हें हटाया जा सकता है. अच्छा, तो इसमें अब कुछ ना कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि भाई क्यों हटाया जा सकता है. तो अगर उनके अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस अगर होता है तो यह चीज की जा सकती है. और उसके साथ दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी हैं. वो कंडीशंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि अगर उस मिनिस्टर के अगेंस्ट, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर या स्टेट का कोई भी मंत्री हो, उसके अगेंस्ट अगर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं आरोप की, मैं बात कर रहा हूं आरोप लगाने की, जो आरोप लगाया जा रहा है उससे अगर 5 साल या 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर जेल का प्रोविजन है, प्रावधान है, तो पहली कंडीशन यह है कि उस ऑफेंस के लिए 5 साल या 5 साल से ज्यादा का प्रावधान हमारे कानून में या संविधान में होना चाहिए. और दूसरी चीज कि अगर उस मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया हो या डिटेन किया गया हो लगातार 30 दिन के लिए अगर उसे डिटेन किया हो, गिरफ्तार किया हो, तो ही उसे रिमूव किया जा सकता है. मैंने दो कंडीशंस की बात की. पहली कंडीशन कि उसके ऊपर जो आरोप लगा है, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, आरोप लगा है वो उससे 5 साल या 5 साल से ज्यादा की जेल हो रही हो. दूसरी बात मैंने आपको बोली है कि उसे डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है 30 दिन लगातार अगर उसे डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो यह चीज हो सकती है जिसके तहत कोई भी मंत्री, केंद्र या राज्य का चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है अगर वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है. तो अब अगर बात करें कि उन्हें कौन हटाएगा, रिमूविंग अथॉरिटी कौन होगी, तो अगर बात करें हम केंद्र की, सेंटर की, तो राष्ट्रपति जो होगा वो केंद्र में किसी भी मंत्री को अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उन्हें हटा सकता है. राज्य में उसे गवर्नर हटाएगा और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हटाएगा. ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसमें एक और चीज है कि
कि अगर राष्ट्रपति या फिर गवर्नर अगर नहीं हटाता है, 30 दिन के बाद भी अगर नहीं हटाता है, तो 31वें दिन प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके अगेंस्ट भी वो चार्ज है, उन्हें अपने पद से ऑटोमेटिकली ही इस्तीफा देना पड़ेगा, या फिर मान लिया जाएगा कि वो उस पद पर नहीं है, उन्हें हटा दिया गया है। अगर गवर्नर, राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें 30 दिन के बाद नहीं हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका वो पोस्ट कैंसिल माना जाएगा 31वें दिन। ठीक है साहब, इसके आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें रीअपॉइंटमेंट की, यानी कि अगर उनकी बेल हो जाती है या उन्हें बेकसूर साबित कर दिया जाता है, तो उनकी रीअपॉइंटमेंट की जा सकती है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लूपहोल के, बिना किसी और अड़चनों के। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं यहां पे एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के ही एक नेता है जिनका नाम है भगवंत मान। ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी से। इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया इस बिल का नाम है 138th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025। तो इसमें कुछ ना कुछ हमें संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, उसकी बात हम लोग यहां पे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये 130वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। अगर ये पास होता है, अगर ये पास होता है तो ये बिल जो है एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और 107th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा। ये 107th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ये हम बात करें इससे पहले कौन सा एक्ट बना था, 106 एक्ट की अगर हम बात करें, 106वें एक्ट की बात करें, तो उसके तहत महिलाओं को 1/3 सीटें यानी 33% सीट्स पार्लियामेंट में रिजर्व करने की बात कही गई। स्टेट के लेजिस्लेचर में उनके लिए 33% सीट्स रिजर्व करने की बात कही गई थी 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। और अगर 138 130वां बिल भी अगर एक्ट बनता है तो वो 107वें नंबर का एक्ट बनेगा। ठीक है साहब, हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कि इसमें इस बिल के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 में बदलाव करने पड़ेंगे। आर्टिकल 75 में मेनली राष्ट्रपति जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल को और साथ में प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बताता है। तो हमें इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। और जो आर्टिकल 75 में है वही आर्टिकल 164 में स्टेट के लिए है, और आर्टिकल 239 AA में वही चीज नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के लिए भी है। ठीक है, इसके आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें 2 और बिल लेकर आने पड़ेंगे। पहला बिल यूनियन टेरिटरी के लिए, जिसमें कि पौंडीचेरी भी आएगा, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025। और साथ साथ में हमें एक और बिल लाना पड़ेगा जिसका नाम है J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। यानी कि हमें जम्मू कश्मीर में भी बदलाव लाने के लिए एक बिल लाना पड़ेगा, हमें पौंडीचेरी को भी इस एक्ट के अंदर लेके आने के लिए भी एक सेपरेट बिल लाना पड़ेगा। और ये सारे के सारे बिल जो हैं वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के पास स्क्रूटनी के लिए जाएंगे, और जो कि ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, हम लोग आगे की बात करते हैं। हम अगर इस बिल की विशेषताओं की बात करें, इस बिल की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो मेनली ये गुड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर कर सके और गुड गवर्नेंस हो सके। हम अगर और बात करते हैं और आगे जाते हैं तो बेसिकली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे ये कहीं ना कहीं रोक लगाने का एक बहुत बड़ा स्टेप सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो इससे जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी कार्यपालिका है, वो कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी एक फिक्स की जा सकती है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी का, चीफ सेक्रेटरी का, होम सेक्रेटरी का रोल भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और उनका रोल भी यहां पे इंश्योर किया जा सकता है। इसके आगे अगर हम बात करें इस बिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो हम बात करते हैं कि इस बिल को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। तो ऑलरेडी मैं यहां पे लिख चुका हूं, मैं आपको बताता हूं पहला पॉइंट क्या है कि इसमें आर्बिट्ररी डिटेंशन की बात करिए। अपोजिशन ने सबसे पहली बात तो ये बोली है कि इसमें जो 30 दिन का पीरियड लिया जा रहा है, इसका कोई औचित्य, कोई तुक नहीं है, ये जस्ट एक आर्बिट्रेरी पीरियड है, और सरकार इसे अपोजिशन के खिलाफ साजिश के तहत लेके आई है। क्योंकि
कोई भी जुडिशियल प्रोसीजर होने में एटलीस्ट 30 डेज तो लग ही जाते हैं। तो अगर कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, उसके अगेंस्ट अगर कोई आरोप लगता है, मैं बात रिपीट कर रहा हूं, आरोप लगने की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे कन्विक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां आरोप सिद्ध होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सिर्फ और सिर्फ आरोप लगने की बात कर रहा हूं कि उनके ऊपर सिर्फ आरोप लगेगा। 30 दिन के लिए भी अगर वो जेल में रह जाएंगे, चाहे वो गुनहगार हो या ना हो, तो उनकी पोस्ट कैंसिल हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है, ऐसा अपोजिशन का कहना है, मेरा नहीं। ठीक है। और दूसरी बात जो कि क्रिटिसाइज की जा रही है, वो ये बोला जा रहा है कि इस बिल में सेफगार्ड की बहुत कमी है, कि अगर कोई झूठ मूठ में भी आरोप लगा दे और कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या उसके मंत्रिमंडल का कोई भी मेंबर अगर जेल में रहता है, तो उसके अगेंस्ट भी ये एक्ट लाया जा सकता है और उसे भी अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। उसके बाद इसमें बात यह की गई है कि हमारे जो संविधान का ढांचा है, जो हमारे संविधान में जो बातें कही गई हैं और जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं, उसका भी ये कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है वो कैसे भाई? हमारे आपको शायद पता होगा कि हमारे यहाँ कुछ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, लिली थॉमस केस 2013। इस पर्टिकुलर केस में यह बात कही गई थी कि कोई भी एमपी या एमएलए जिसका जुर्म साबित हो जाए और जुर्म साबित होने के बाद 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही हो, जिसे उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, उसकी लोकसभा की मेंबरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, उसकी विधानसभा की मेंबर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इस बिल में कहा जा रहा है कि अगर 30 दिन कोई जेल में भी रह ले तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उस पर आरोप लगना चाहिए और वो जेल में रह ले। साथ में एक और कंडीशन है, वो कंडीशन है कि उस जुर्म के लिए जो आरोप लगा है, उस जुर्म में 5 साल या 5 साल से ज्यादा की जेल होती हो। मैं कह रहा हूं होती हो रही नहीं, होती हो, मतलब उस जो आरोप लग रहा है उसमें उसमें रूल में, लॉ में लिखा गया है कि इस अपराध को करने के बाद 5 साल या 5 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है। ठीक है साहब। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हमारे संविधान में, हमारे रूल बुक में, हमारे लॉ में, भारतीय न्याय संहिता में एक बात लिखी गई है कि जब तक किसी पर कोई दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट रहता है, वो बेकसूर रहता है। इस अवधारणा का भी कहीं ना कहीं हम अपोज कर रहे हैं इस एक्ट के माध्यम से। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अपोजिशन हाईलाइट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें इसे पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जाएगा, इस एक्ट का मिसयूज किया जाएगा। जैसा कि बार बार अपोजिशन चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जैसे हेमंत सोरेन साहब और अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया गया था, ऐसा अपोजिशन का कहना है कि इस एक्ट का केंद्र सरकार मिसयूज करेगी और अपोजिशन को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो मेरा आज का प्रेजेंटेशन है, ये आज समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ड्रीमर्स IAS PCS। आप लोग प्लीज 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 ड्रीमर्स IAS PCS को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।